नमस्कार साथियों, ज्ञान अकेडमी में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे राजस्थान सीईटी मॉडल पेपर फर्स्ट के बारे में और इसके बाद हम आपके लिए फुल लेंथ पेपर भी लेके आएँगे। तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो साथियों, आज हम बात करेंगे राजस्थान मॉडल पेपर फर्स्ट के बारे में और ऐसे कई सारे क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। चलिए साथियों स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। राजस्थान में देश के कुल पशुधन का कितना प्रतिशत पाया जाता है? तो हमको बताना है कि राजस्थान में देश के कुल पशुधन का कितना परसेंट पाया जाता है। ऑप्शन आप देखिए, फर्स्ट दे रखा है 15%, ऑप्शन नंबर बी आपको दे रखा है 7%, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है 27% और ऑप्शन नंबर डी आपको दिया है 22%। तो राजस्थान में देश के कुल पशुधन का 22% पाया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। और साथियों, अगर आपको किसी भी सवाल का राइट आंसर पता होता है, उसका आंसर कमेंट जरूर करके बताएं कि आपका आंसर उसमें क्या निकलता है। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो दोस्तों क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 2। निम्न में से किस राज्य की सबसे अधिक सीमा म्यांमार से लगती है? तो भारत जीके से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो ऑप्शन आप देखिए, फर्स्ट दे रखा है अरुणाचल प्रदेश की, ऑप्शन नंबर बी आपको दिया है नागालैंड की, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है मणिपुर की और ऑप्शन नंबर डी आपको दिया है मिजोरम की। तो आप इस सवाल का जल्दी से आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि कौन से राज्य की सबसे अधिक सीमा म्यांमार देश से लगती है। तो साथियों हमारी सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अरुणाचल प्रदेश राज्य की सबसे अधिक सीमा म्यांमार से लगती है। ये आपको ध्यान में रखना है। आंकड़े आपके लिए जरूरी नहीं है, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि कौन से देश से कौन सी सीमा लगती है, राइट। तो साथियों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और आंसर आप कमेंट करके जरूर बताएं। तो साथियों अगला हमको क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 3। कीर्ति स्तंभ का संबंध कौन से जिले से है? तो कीर्ति स्तंभ का संबंध कौन से जिले से है वो हमको बताना है। ऑप्शन आप देखिए, फर्स्ट दे रखा है उदयपुर, सेकंड ऑप्शन दिया है चित्तौड़, थर्ड दे रखा है अजमेर और फोर्थ ऑप्शन आपको दे रखा है अलवर। तो सांस्कृतिक धरोहर से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हमें बताना है कि कीर्ति स्तंभ का संबंध कौन से जिले से है। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चित्तौड़ जिले से, राइट। तो ये आपको ध्यान में रखना है, चित्तौड़ जिले से संबंध है कीर्ति स्तंभ का। और कीर्ति स्तंभ जो है जैन तीर्थकार जैन तीर्थकार ये आपको ध्यान में रखना है कि जैन तीर्थकार आदिनाथ को समर्पित है, राइट। ये आपको ध्यान में रखना है कि जैन तीर्थकार आदिनाथ को समर्पित है कीर्ति स्तंभ। और ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि किसको समर्पित है, राइट। तो ये डिटेल्स भी आपको ध्यान में रखनी है। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। तो रीजनिंग से आपके एग्जाम में कई सारे क्वेश्चन बनेंगे, उनको कैसे हल करना है वो देखिए। तो सिंपल क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। तो क्वेश्चन दे रखा है 9 बना, 11 बना, 20 बना, 31 बना, 51 बना और अगला अंक कौन सा आएगा वो हमको निकालना है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन बनता है आपको देखना है कि वो श्रेणी बनी कैसे है, राइट। तो देखिए अगर आप 9 + 11 करोगे तो आपके पास में आएगा 20, करेक्ट। 20 + 31 करोगे तो आपके पास में आएगा 51। 51 में अब हमको करना है 31 को 8, तो 51 और 31 होता है 82। तो हमारी सवाल का राइट आंसर है 82। इस तरीके से आपको सवाल को हल करना है, राइट। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है, उनको ध्यान में रखना है। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 5। तो करंट अफेयर से भी कई सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो देखिए उनको कैसे हल करना है। केंद्रीय वित्त मंत्री ने एनपीएस वात्सल्य योजना किसके लिए शुरू की है? एनपीएस वात्सल्य योजना किसके लिए शुरू की गई है वो हमको बताना है। ऑप्शन आप देखिए, ए दे रखा है बुजुर्गों के लिए, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है युवाओं के लिए, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है नाबालिग के लिए और ऑप्शन नंबर डी आपको दिया है वो है वैज्ञानिकों के लिए। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर जल्दी से आप कमेंट करके बता सकते हैं। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो साथियों हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नाबालिगों के लिए जो योजना शुरू की गई है वो है एनपीएस वात्सल्य योजना, राइट। ये सवाल आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। तो एनपीएस वात्सल्य स्कीम, इसके माध्यम से जो है नाबालिगों का भी खाता खोला जा सकता है और उसमें पैसे जमा कराए जा सकते हैं, राइट। ये आपको ध्यान में रखना है।
चलिए साथियों अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो साथियों दिया है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए महासागर का जो संबंध जल से, उसी प्रकार ग्लेशियर का संबंध किससे है वो हमको निकालना है। तो हमें पता है कि ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई सारे पूछे जाते हैं। तो देखिए महासागरों में जल होता है, उसी प्रकार से ग्लेशियर पर कौन सी चीज होती है? ग्लेशियर पर होता है बर्फ, यानी कि हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए साथियों अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए साथियों अगला सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 7। तो लोग देवी देवताओं से आपके एग्जाम में कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो क्वेश्चन देखिए, गोगा जी की जन्मस्थली है, हमको बताना है कि गोगा जी का जन्म कहाँ पे हुआ था। ऑप्शन आप समझिए, ए दिया है ददरेवा, ऑप्शन नंबर बी दिया है खदनाल, ऑप्शन सी दिया है पनेर, और ऑप्शन नंबर डी दिया है वो है बाड़मेर। तो जल्दी से आप इस सवाल का राइट आंसर कमेंट में करके बता सकते हैं कि गोगा जी की जन्मस्थली कौन सी है। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ददरेवा में गोगा जी का जन्म हुआ था। ये आपको ध्यान में रखना है, क्वेश्चन आपके एग्जाम में इसी टाइप से बनते हैं, राइट। अब अगर बात करें खदनाल की, तो ये जो जन्मस्थली है वो है तेजाजी महाराज की। तो तेजाजी का जन्म हुआ था खदनाल में। पनेर की बात करेंगे तो पनेर में तेजाजी का ससुराल था, ये आपको ध्यान में रखना है, तेजाजी का ससुराल था, ये आपको सवाल ध्यान में रखना है। आगे समझिए साथियों, अगला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 8। किस झील के लिए यह कहा जाता है कि उसे देवताओं के नाखूनों से खोद कर बनाया गया है? तो एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन जाता है। ऑप्शन आप समझिए, ए दिया है नक्की झील, ऑप्शन नंबर बी दिया है पिछोला, ऑप्शन नंबर सी दिया है आना सागर झील, और ऑप्शन नंबर डी दिया है वो है सांबर झील। तो सांबर झील एक खारे पानी की झील है, ये आपको ध्यान में रखना है, सांबर झील खारे पानी की झील है। और नक्की झील हमारी इस सवाल का राइट आंसर होता है कि कौन सी झील के लिए यहाँ कहा जाता है कि नाखूनों से खोदकर बनाई गई थी, तो वो झील है नक्की झील, राइट। ये माउंट आबू में स्थित है, और आपके लिए एक महत्वपूर्ण जरूरी सवाल ये बन जाता है। साथियों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए साथियों अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 आपको दिया है, विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक थे। ऑप्शन आप समझिए, ए दिया है असनाथ जी, बी दिया है जाम्बो जी, बी सी दिया है लालदास जी, और डी ऑप्शन आपको दिया है कबीर जी। तो विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे, ये हमको बताना है। तो हमारी सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जाम्बो जी को माना जाता है विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक, राइट। ये क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, राइट। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। चलिए साथियों अगला सवाल दे रखा है क्वेश्चन नंबर 10। बेमेल को चिन्हित करो। तो हमको ऐसा शब्द ढूंढना है जो कि अन्य से डिफरेंट हो, अलग हो, राइट। तो देखिए ऑप्शन दे रखा है गाय, बकरी, लोमड़ी और घोड़ा। तो आप इस सवाल का जल्दी से राइट आंसर करके बताएं कि इनमें से जो है अलग शब्द कौन सा है, डिफरेंट शब्द कौन सा है। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लोमड़ी जो है वो एक पालतू जानवर नहीं है, लेकिन ये जो अन्य तीनों जो जानवर है वो पालतू जानवर है, राइट। गाय, बकरी और घोड़ा जो है एक पालतू जानवर है, लेकिन लोमड़ी जो है वो पालतू जानवर नहीं है। ये आपको ध्यान में रखना है, ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर मिलेंगे, राइट। चलिए साथियों अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन हमको दे रखा है, राजस्थान का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो सारों को पता होगा कि राजस्थान का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला कौन सा है। फिर भी देख लेते हैं, फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है नागौर, सेकंड ऑप्शन आपको दे रखा है बाड़मेर, थर्ड ऑप्शन आपको दे रखा है जोधपुर, और फोर्थ ऑप्शन आपको दे रखा है जैसलमेर। तो राजस्थान का क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा जिला है वो है जैसलमेर। और अगर बात करेंगे कि जनसंख्या के हिसाब से, ये भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिल सकता है कि जनसंख्या में सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो वो आपको ध्यान में रखना है, उस जिले का नाम है जयपुर, राइट। तो जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा जिला है जयपुर, और क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा जिला है जैसलमेर। और दोनों ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। चलिए साथियों सवाल दे रखा है क्वेश्चन नंबर 12। यदि सांकेतिक भाषा में कोल्ड को ALHY लिखें तो आयरन को क्या लिखा जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि
कौन से इंग्लिश वर्णमाला में कौन से नंबर पे कौन सा अल्फाबेट आता है, राइट। तो देखिए वो हम देख लेते हैं पहले करके। तो देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको मिले तो आपको लिखना है ABCDEFGHIJKL और M आपको इस तरीके से लिखना है NOPQRSTUVWXY और Z आपको इस तरीके से लिखना है सबसे पहले, ताकि आपको ये पता चल जाए कि इंग्लिश वर्णमाला में कौन से नंबर पे कौन सा वर्ड आता है, राइट। आगे हम देखते हैं कि कोल्ड से अब हम देखते हैं कि कोल्ड से ये वाला शब्द कैसे बना है। उसके बाद हम आयरन को भी बना के देखेंगे कि वो कौन सा शब्द बनता है, राइट। सबसे पहले हमको लिखना है यहाँ पे CO, उसके बाद L और D, राइट। आपको इस तरीके से लिखना है। अब C से बना है A, यानी कि C में से -2 करोगे तो आपके पास में आएगा A, राइट। ये आपको ध्यान में रखना है। आगे देखिए कि O में से -3 करोगे तो आपके पास में मिलेगा L, राइट। ये देखिए यहाँ पे चल रहा है O, और O में से 3 को माइनस करोगे तो आपके पास में ये वाला L मिलेगा, राइट। आगे देखिए कि L से H कैसे बनता है। तो L में से अगर आप 4 माइनस करोगे, L में से अगर आप 4 को माइनस करोगे तो आपके पास मिलेगा H। देखिए यहाँ पे चल रहा है L और यहाँ पे चल रहा है H। आगे देखिए कि D से जो है Y कैसे बनता है। तो यहाँ पे चल रहा है D, और उसमें से अगर इस 5 को माइनस करोगे तो आपके पास में आएगा Y, यानी कि हमें 5 माइनस करने पड़ेगा D में से, राइट। अब हम देखते हैं कि आयरन से कौन सा शब्द बनता है। तो आपको सबसे पहले आपको लिखना है यहाँ पे IRO और N, और I में से भी -2 करना है, R में से -3 करना है, O में से -4 करना है, और अगर बात करें N में से तो N में से -5 करना है। और जब I में से -2 करोगे तो आपके पास में बनेगा G। ये चल रहा है I और ये चल रहा है G, यानी कि यहाँ पे आएगा G, राइट। आगे देखिए कि R में से 3 को माइनस करोगे तो आपके पास में आएगा O, तो आपके पास में बनेगा यहाँ पे O। अगर बात करेंगे O में से -4 करोगे तो आपके पास में मिलेगा, माइनस करोगे तो आपके पास में मिलेगा K, और लास्ट अगर N में से 5 को माइनस करोगे तो आपके पास मिलेगा I। हम देखते हैं कि हमारा आंसर कौन सा निकला। तो JOK और I कौन से ऑप्शन में है। तो JOKI जो है ऑप्शन नंबर C में है, यानी कि C हमारा राइट आंसर है, राइट। तो ऐसे क्वेश्चन को इस तरीके से हल करना है। कौन से नंबर पे कौन सा अल्फाबेट आता है ये अगर आपको पता है तो ठीक, अगर नहीं पता है तो आपको ऐसे करके देखना है, राइट। थोड़ा टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, तो आपको ध्यान में रखना है। आगे देखिए क्वेश्चन को। चलिए साथियों अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपको दे रखा है कि पंचायती राज व्यवस्था का मध्यवर्ती स्तर कौन सा होता है। तो हमको बताना है कि पंचायती राज व्यवस्था मध्यवर्ती स्तर कौन सा होता है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि पंचायती राज व्यवस्था लाई गई थी 73वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा। तो एक सवाल ये भी आपके एग्जाम में बन सकता है। तो 73वां संविधान संशोधन आपको ध्यान में रखना है, जिसके माध्यम से संविधान में पंचायती राज व्यवस्थाओं को जोड़ा गया था, राइट। आगे देखिए हमको जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है कि पंचायती राज व्यवस्थाओं का मध्यवर्ती स्तर कौन सा होता है। तो अब हम देखते हैं कि सबसे निचले स्तर पर होती है ग्राम पंचायतें, ये आपको ध्यान में रखना है। और इसके जस्ट ऊपर होती है पंचायत समिति, और पंचायत समिति के ऊपर होती है जिला परिषद, राइट। ये आपको ध्यान में रखना है। तो इस सबसे ऊपर होती है जिला परिषद। तो हमें जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर है पंचायत समिति, और हमारे ऑप्शन में है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पंचायती राज व्यवस्थाओं का जो मध्यवर्ती स्तर होता है वो होता है पंचायत समिति, राइट। तो ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में घुमा कर पूछे जाएंगे, आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो साथियों क्वेश्चन हमको दे रखा है ए तथा बी एक दूसरे की तरफ पीट करके खड़े हैं। ए की परछाई बाईं ओर पड़ती है, बी का मुंह कौन सी दिशा में। तो ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे, उनको कैसे आंसर करना है वो हम देखते हैं। तो देखिए ऑप्शन आपको दे रखा है उत्तर, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम। अगर इसका करेक्ट आंसर आपको पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर सकते हैं। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं कि कैसे निकालेंगे। तो इस तरफ जो है पूर्व पूर्व की तरफ सूर्योदय होता है। तो एक व्यक्ति निश्चित रूप से यहाँ पे खड़ा होगा और एक व्यक्ति निश्चित रूप से यहाँ पे खड़ा होगा। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे कौन है और यहाँ पे कौन है। तो हमको उस क्वेश्चन में बोला गया है ए तथा बी एक दूसरे की तरफ पीट करके खड़े हैं, यानी कि इन दोनों की दिशा जो है वो विपरीत दिशा है।
ये आपको ध्यान में रखना है। ए की परछाई बाईं ओर पड़ती है। अब मान लेते हैं कि अगर ए यहाँ पे खड़ा है तो इसकी परछाई जो है वो बाईं तरफ पड़ती है, तो निश्चित रूप से इस तरफ उसकी परछाई पड़ेगी, राइट? क्योंकि सूर्य का जो रोशनी है वो इस तरीके से आएगी, तो ए की परछाई निश्चित रूप से इस तरफ पड़ेगी। अगर बात करेंगे बी की स्थिति, तो बी यहाँ पे रहा और हमको क्वेश्चन में पूछा गया है कि बी का मुंह कौन सी दिशा में है, तो बी का मुंह जो है वो होगी यहाँ पर पूर्व है, ये होगी पश्चिम, और ये हो गई उत्तर, और ये हो गई दक्षिण। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बी की जो दिशा है वो एक दक्षिण दिशा में खड़ा है, राइट? तो ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाएगा और आपको इस तरीके से उनको अच्छी तरीके से हल करना है। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। चलिए साथियों अगला सवाल दे रखा है, काला हिरण किस अभ्यारण्य में मिलते हैं? फर्स्ट ऑप्शन आप देखिए सीता माता अभ्यारण्य, सेकंड आपको दे रखा है जयसमंद, थर्ड आपको दे रखा है सज्जनगढ़, और डी आपको दे रखा है तालचापर। तो एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, यहाँ से आपको ध्यान में रखना है कि काला हिरण कहाँ की विशेषता या कहाँ पे हमको मिलते हैं। तो अगर आपको इसका राइट आंसर पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ताल छापर मृग अभ्यारण्य में हमको मिलते हैं केवल और केवल काले हिरण, राइट? ये आपको ध्यान में रखना है। और कहाँ पे स्थित है, तो ये स्थित है चूरू जिले में, राइट? एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, यहाँ से आपको ध्यान में रखना है। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16। चलिए साथियों अगला सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 16, त्रिरत्न में कौन सा समास है? हमको बताना है कि त्रिरत्न में कौन सा समास होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है तत्पुरुष, सेकंड ऑप्शन आपको दे रखा है दिकु, थर्ड ऑप्शन आपको दे रखा है अवयवी भाव, और फोर्थ ऑप्शन आपको दिया है कर्मधारय। तो हमें ज्ञान है कि त्रिरत्न यानी कि, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जहाँ पर संख्याओं की बात होती है, जहाँ पर संख्याओं की चर्चा होती है, तो वहाँ पर जो समास होता है उसका नाम है द्विगु समास, यानी कि हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, त्रिरत्न। यानी कि तो त्रिरत्न का मतलब होता है तीन रत्नों का समूह, और यहाँ पे संख्याओं की बात हुई है, तो आपको ध्यान में रखना है कि जहाँ पर भी संख्याओं की बात होती है तो वहाँ पर कौन सा समास होता है, वहाँ पे द्विगु समास होता है, राइट? चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। चलिए साथियों अगला सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 17, किस भारतीय शासक को विंटेज स्मिथ ने भारतीय इतिहास का नेपोलियन कहा है? तो हमें डायरेक्ट ये पता होना चाहिए कि भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है, और भारतीय इतिहास से कई सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में वहाँ पे बनेंगे। तो ऑप्शन आप देखिए, फर्स्ट दे रखा है चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा ऑप्शन दिया है समुद्रगुप्त, थर्ड ऑप्शन आपको दिया है हर्षवर्धन, और ऑप्शन नंबर डी आपको दे रखा है अशोक। तो एक सिंपल क्वेश्चन है इसका, जल्दी से राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा नंबर बी, यानी कि समुद्रगुप्त को जो है भारत का नेपोलियन कहा जाता है। एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है और एग्जाम में पूछा जा सकता है, राइट? तो इस तरीके से आपको तैयारी करनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। चलिए साथियों अगला सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 18, राजस्थान में कितने पशु मेले लगते हैं वो हमको बताना है। ऑप्शन आप देख, नंबर बी आपको दे रखा है 50, ऑप्शन नंबर सी दिया है 90, और ऑप्शन नंबर डी दिया है 110। तो एक सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान में कितने पशु मेले लगाए जाते हैं। तो आपको ध्यान में रख, टोटल 50 पशु मेले लगते हैं, और उनमें से 10 ऐसे मेले हैं जिनको राज्य स्तरीय मेलों का दर्जा प्राप्त है, और उनका आयोजन जो है पशु विभाग द्वारा किया जाता है, राइट? राज्य का जो पशु पालन विभाग है उसके द्वारा आयोजन किया जाता है इन 10 मेलों का, राइट? ये आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 आपको दे रखा है, किसी तार का प्रतिरोध निर्भर करता है। हमको बताना है कि किसी तार का जो प्रतिरोध होता है किस बात पर निर्भर करता है। ऑप्शन आप देखिए, ए दे रखा है तार की लंबाई पर, बी आपको दे रखा है तार की काट के क्षेत्र पर, और सी आपको दे रखा है कि ताप पर, डी ऑप्शन आपको दे रखा है उपयुक्त सभी। तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि किसी तार का जो प्रतिरोध होता है वो तार की लंबाई, उसके क्षेत्रफल, काट के क्षेत्रफल, और उसके तापमान पर निर्भर करता है, राइट? ये तीनों के तीनों हमारे ऑप्शन हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारे इस सवाल का राइट आंसर है। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। चलिए साथियों अगला सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 20, ग्राम सभा की न्यूनतम कितनी बैठक एक वर्ष में अनिवार्य रूप से होनी चाहिए वो हमको बताना है।
ऑप्शन आप देखिए, ए दे रखा है 1, ऑप्शन नंबर बी दे दिया है 2, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है 4 और ऑप्शन नंबर डी आपको दिया है 8 बैठकें होनी चाहिए 1 वर्ष में। तो ये भी एक सिंपल क्वेश्चन है, आप ट्राई करिए कि इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएं। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि किसी भी ग्राम पंचायत जो होती है, ग्राम सभा जो होती है, तो उसकी 2 बैठक अनिवार्य रूप से 1 वर्ष में होनी चाहिए, राइट। तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 आपको दे रखा है ओम मात्रक है, तो हमको बताना है कि ओम किसका मात्रक होता है। देखिए पहला ऑप्शन दे रखा है, पहला ऑप्शन है प्रतिरोध का, दूसरा ऑप्शन दे रखा है धारा का, थर्ड ऑप्शन आपको दे रखा है विभव का और फोर्थ ऑप्शन आपको दे रखा है। तो अगर इस सवाल का राइट आंसर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर 1, यानी कि ओम मात्रक होता है वो होता है प्रतिरोध का, प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। ये सवाल आपके एग्जाम में बन सकता है और ऐसा भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि धारा का मात्रक क्या होता है, राइट। तो धारा का मात्रक भी आपको ध्यान में रखना है, धारा का मात्रक होता है एम्पियर। तो इन दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है, तो आपको दोनों क्वेश्चन ध्यान में रखने हैं। चलिए साथियों, अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 22, बनी ठनी जो पेंटिंग है किस चित्रकला शैली से संबंधित है। तो हमको क्वेश्चन पूछा गया है कि बनी ठनी पेंटिंग का संबंध कौन सी चित्रकला शैली से है। तो ऑप्शन आप देखिए, पहला ऑप्शन दे रखा है किशनगढ़, सेकंड ऑप्शन आपको दे रखा है कोटा शैली से और थर्ड ऑप्शन दे रखा है बूंदी से, फोर्थ ऑप्शन आपको दे रखा है चावंड। तो ये क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बनी ठनी जो चित्रकला पेंटिंग है उसका संबंध कौन सी चित्रकला शैली से है। तो ये आपको ध्यान में रखना। इस सवाल का हमारा आंसर होता है ऑप्शन नंबर 1, यानी कि बनी ठनी पेंटिंग का संबंध है किशनगढ़ से, राइट। ये आपको ध्यान में रखना है, क्वेश्चन आपके एग्जाम में इसी टाइप से पूछे जाएंगे, राइट। तो ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए आपको ध्यान में रखना है। चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23। तो साथियों क्वेश्चन दे रखा है राजस्थान राज्य महिला आयोग का गठन किस वर्ष में किया गया था। तो हमको बताना है कि राजस्थान महिला आयोग का गठन कब किया गया था। एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी आपके एग्जाम के लिए पूछा जा सकता है। तो देखिए साथियों, ऑप्शन दे रखा है, फर्स्ट ऑप्शन दिया है 2010, दूसरा ऑप्शन आपको दे रखा है 2005, तीसरा ऑप्शन दे रखा है 2000 और चौथा ऑप्शन आपको दे रखा है 1999। तो हमें बताना है कि राजस्थान राज्य महिला आयोग का गठन किस वर्ष में किया गया था। तो जल्दी से इस सवाल का आंसर अगर आपको पता हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1999 में राजस्थान महिला आयोग का गठन किया गया था। और अगर इसके संरचना की बात करें तो वहां से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसमें होता है एक अध्यक्ष, ये आपको ध्यान में रखना है, और 3 सदस्य होते हैं, राइट। एक अध्यक्ष और 3 सदस्य होते हैं। इसके संरचना की बात भी आपको ध्यान में रखनी है, राइट। तो एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है। और किस वर्ष में इसका गठन किया गया था, तो ये आपको ध्यान में रखना है, 1999 में राजस्थान महिला आयोग का गठन किया गया था। चलिए साथियों, आगे बढ़ते हैं, कुछ और नए क्वेश्चंस को देखते हैं। तो साथियों, अगला क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 24, लोनार झील कौन से राज्य में स्थित है। हमको बताना है कि लोनार जो झील है वो कौन से स्टेट में पड़ती है। तो ऐसे क्वेश्चन, लोकेशन वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको कई सारी चीजें ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो देखिए, पहला ऑप्शन दे रखा है केरल में है, दूसरा ऑप्शन दे रखा है महाराष्ट्र में है, थर्ड ऑप्शन आपको दे रखा है मध्य प्रदेश में है और फोर्थ ऑप्शन आपको दे रखा है कि कर्नाटका में है। तो जल्दी से इस सवाल का राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो जल्दी से इस सवाल का राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि लोनार झील कौन से राज्य में स्थित है। तो साथियों, हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लोनार झील जो है वो महाराष्ट्र में स्थित है। और ये क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है। और अगर बात करें तो इसका निर्माण जो है उल्का पिंडों से हुआ है, राइट। उल्का पिंडों से निर्मित झील भी इसको कहा जाता है। तो ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके एग्जाम में ध्यान में रखना है। चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। चलिए साथियों, अगला सवाल दे रखा है क्वेश्चन नंबर 25, दांतों के बीच में सोने की कील जड़वाना क्या कहलाता है। तो राजस्थान के परिधान से और आभूषण से कई सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो देखिए, क्वेश्चन दे रखा है, राजस्थान की जो स्त्रियां होती है वो अपने दांतों के बीच में कील जड़वाती है सोने की, तो उसको क्या कहते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन रहा।
ऑप्शन आप देखिए, फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है चूंक, सेकंड ऑप्शन दे रखा है बारी, थर्ड ऑप्शन आपको दे रखा है बोरला और फोर्थ ऑप्शन आपको दे रखा है लटकन। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक, यानी कि राजस्थान की जो स्त्रियां हैं अपने दांतों के बीच में सोने की कील जड़वाती है तो उसको चूंक कहा जाता है, राइट। ये आपको ध्यान में रखना है एग्जाम के लिए। और अगर बारी की बात करें तो बारी, बेसर और कांटा जो है वो नाक में पहने जाते हैं, नाक में पहने जाने वाले आभूषण हैं। अगर बोरला की बात करें तो इसको जो है सिर पर धारण किया जाता है राजस्थान में स्त्रियों के द्वारा, तो ये माथे पर धारण किए जाने वाला आभूषण है, राइट। ये आपको ध्यान में रखना है। और लटकन की अगर बात करेंगे तो लटकन जो है वो कान में पहनी जाती है, राइट। ये आपको ध्यान में रखना है कि लटकन को जो है कान में पहनी जाती है। तो ये सारे ऑप्शन आपको अच्छी तरीके से याद करने हैं ताकि एग्जाम में कहीं से भी अगर क्वेश्चन बनता है तो आप उस क्वेश्चन को आसानी से हल कर पाए। चलिए साथियों, अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। चलिए साथियों, अगला सवाल दे रखा है क्वेश्चन नंबर 26। राज्यपाल की अनुपस्थिति में उसके दायित्वों का निर्वहन कौन करता है? अगर किसी स्टेट में राज्यपाल नहीं है तो उसके काम कौन करेगा, वो हमको बताना है। तो ऑप्शन आप देखिए, फर्स्ट दे रखा है विधानसभा के अध्यक्ष, सेकंड ऑप्शन दे रखा है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, थर्ड ऑप्शन दे रखा है राज्य का मुख्यमंत्री और फोर्थ ऑप्शन हमको दे रखा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जल्दी से आप इस सवाल का आंसर करिए क्योंकि एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए कि अगर किसी राज्य में राज्यपाल नहीं होता है तो उसके दायित्वों का निर्वहन कौन करता है। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, राइट। ये आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके एग्जाम में ध्यान में रखना है कि अगर किसी स्टेट में राज्यपाल नहीं होता है तो उसके सारे काम जो है वो संबंधित हाई कोर्ट से संबंधित हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ये काम देखते हैं, राइट। एक महत्वपूर्ण सवाल आपके एग्जाम के लिए। चलिए साथियों, अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। तो सवाल दे रखा है कि राज्यों के राज्यपालों को कौन नियुक्त करता है। एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% चांस है कि ये क्वेश्चन बन सकता है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो ऑप्शन आप देखिए, प्रधानमंत्री, सेकंड ऑप्शन दे रखा है मुख्यमंत्री, थर्ड ऑप्शन दे रखा है राष्ट्रपति और फोर्थ ऑप्शन दे रखा है जो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं वो। तो जल्दी से इस सवाल का राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है, राइट। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होता है जिसकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। ये आपको ध्यान में रखना है, एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। चलिए साथियों, अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। तो साथियों, सवाल दे रखा है क्वेश्चन नंबर 28, अकबर का दुर्ग कौन से जिले में स्थित है। हमको बताना है कि कौन से जिले में अकबर का दुर्ग स्थित है। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है बीकानेर, सेकंड ऑप्शन दे रखा है अजमेर, थर्ड ऑप्शन दे रखा है चित्तौड़ और फोर्थ ऑप्शन आपको दे रखा है उदयपुर। तो जल्दी से आप इस सवाल का, एक सिंपल क्वेश्चन है आपके लिए, तो इस सवाल का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि अकबर का जो दुर्ग है वो कौन से जिले में स्थित है। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा अकबर का जो दुर्ग है वो ऑप्शन नंबर 2, यानी कि अजमेर में स्थित है अकबर का दुर्ग। तो स्मारकों से कई सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं तो आपको ध्यान में रखना है और हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अजमेर। चलिए साथियों, अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। चलिए साथियों, अगला सवाल दे रखा है क्वेश्चन नंबर 29 कि वागड़ की मीरा कहा जाता है। तो हमको बताना है कि वागड़ की मीरा किसको कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन आप देखिए गौरीबाई, सेकंड ऑप्शन दे रखा है पन्ना दाई, थर्ड ऑप्शन दे रखा है कर्मावती और फोर्थ ऑप्शन दे रखा है रानाबाई। तो इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि वागड़ की मीरा किसको कहते हैं। तो हमारे इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि कृष्ण भक्त कवयित्री गौरीबाई को वागड़ की मीरा के रूप में जाना जाता है। और आपका संबंध डूंगरपुर से रहा है, आपको ये भी क्वेश्चन एग्जाम में मिल सकता है, ये भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल सकता है। तो आपका संबंध डूंगरपुर से रहा है। तो आज हमने कई सारे क्वेश्चन को डिस्कस किया। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और मिलते हैं एक और नए वीडियो में कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ, एक और नए मॉडल पेपर के साथ।